नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। खबर दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हादसे का शिकार एम्बुलेंस का इंतजार करते करते सड़क पर दम तोड़ दे, अस्पताल में बिस्तर खाली ना होने की वजह से गर्भवती महिला जमीन पर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हो जाए, तो ये यकीनन किसी भी समाज के लिए शर्मिंदगी और सरकार की क्षमताओं और उसकी संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गरीब को सिर्फ स्वास्थ्य की गारंटी मिल जाए तो ये उसके लिए सबसे बड़ी सौगात होगी, वरना कितना भी कमाए उसकी सारी कमाई अस्पताल और दवाओं में ही बर्बाद हो जाएगी। ये बात सच है, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हैं। प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी प्रदेश भर के अस्पतालों के हालात नहीं सुधर रहे हैं। यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। जिला अस्पतालों में आए दिन हो रहे वायरल वीडियो पर भी स्वास्थ्य विभाग पर कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। कहीं बाहर की दवाई लिखी जा रही है, कहीं पर मरीज को स्ट्रेचर मुहैया नहीं कराया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। देखिए कैसे मरीज को स्ट्रेचर मुहैया नहीं कराया गया। कहीं ना कहीं डॉक्टर है तो कहीं ना दवाई है। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार हालात में है और जिम्मेदार मौन हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में सिविल अस्पताल के मरीज को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही। उधर हमीरपुर का जिला अस्पताल वसूली का अड्डा बना हुआ है। यहाँ तैनात डॉक्टर पूरी तरह से मनमानी पर उतारू हैं और मरीजों से पैसे वसूल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर स्वास्थ्य महकमे का जो दावा है उसको बयां करने के लिए काफ़ी हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। कहा तो ये जाता है कि इतने सारे एम्स बन गए, सीएचसी पीएचसी से लेकर के तमाम सुविधाएं बेहतर कर दी गई हैं। वहाँ पर मरीजों के लिए, खास करके जो ज़रूरतमंद है गरीब मरीजों के लिए हर सुविधा मुहैया है। लेकिन हकीकत क्या है, ये 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल का ये देख लीजिए हालत, किस तरह से वो एक बताया स्वनिर्मित वाहन पर मरीज को लेकर के पहुंचे हुए हैं परिजन। कौशाम्बी में किस तरह से मरीजों को ढोया जा रहा है, गोद में लेकर के परिवारीजन या जिनको कहते हैं तीमारदार, वो किसी भी तरह से अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमीरपुर में क्या हालात हैं ये किसी से छुपा नहीं है। हर तरफ अंधेर नगरी चौपट राजा। स्वास्थ्य महकमा को लेकर अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। दरअसल किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सरकार के बेहतर काम का जो मानक होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन 3 चीज़ों पर जो सरकार काम कर लेती है बेहतर तरीके से, ये माना जाता है कि वो सरकार निश्चित तौर पर जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और इसमें से सबसे ज़रूरत होती है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की, क्योंकि गरीब वर्ग जो होता है, गरीब गुरबे जो होते हैं, वो किसी भी कंडीशन में वो निजी अस्पतालों में नहीं जा पाते हैं। उनकी ये हैसियत नहीं होती है, उनका आर्थिक हालत इस कदर बदतर होता है कि वो लाखों रुपए का बिल निजी अस्पतालों को नहीं भर सकते हैं। ऐसे में मजबूरन लोग सरकारी अस्पताल की ओर जाते हैं और सरकारी अस्पताल जो होता है, अगर उसमें बेहतर इलाज की व्यवस्था ना हो तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार की मंशा बेहतर स्वास्थ्य देने की निश्चित तौर पर है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। मुख्यमंत्री कई बार निर्देश दे चुके हैं कि लोगों को, ज़रूरतमंदों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए। शासन स्तर पर पैसे भी आवंटित होते हैं, लेकिन आखिर वो जाते कहाँ हैं? एम्बुलेंस की जब डिमांड होती है, एम्बुलेंस पर जब कॉल किया जाता है तो एम्बुलेंस पहुंचती नहीं है मौके पर। ऐसे कई मामले आते हैं। कई दिनों से मैं देख रहा था, लगातार इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही थी। हमारे टीवी चैनल पर हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक बेहतर पैनल के साथ चर्चा कर ही लिया जाए, जिससे कम से कम स्वास्थ्य महकमा की आंखें तो खुल जाएं। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं चाहूँगा कि इस पर एक बेहतरीन चर्चा हो अपने चैनल पर, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है, लिहाजा इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आए दिन ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मरीज़ दम तोड़ देता है, वहाँ के राहगीर अगर उसका मदद करना भी चाहते हैं, लगातार फ़ोन किया जाता है एम्बुलेंस के लिए,
लेकिन कोई रिस्पांस नहीं होता है और वो दम तोड़ देता है। व्यवस्थाएं तो हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, और हमें लगता है कि उस हिसाब से मरीजों का जो लोड है सरकारी अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो उन मरीजों को मिलनी ही चाहिए, ये उम्मीद तो आम आदमी कर ही सकता है। राजधानी लखनऊ, यहाँ के जितने भी बड़े अस्पताल हैं, चाहे लोहिया की बात कर ली जाए, चाहे केजीएमओ की बात कर ली जाए, चाहे बलरामपुर की बात कर ली जाए, चाहे सिविल अस्पताल की बात कर ली जाए, प्रदेश भर से मरीज यहाँ पर आते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनकी जान बच जाए। मैं ये नहीं कहूँगा मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ऐसा है कि 100% मरीजों के साथ अन्याय ही होता है। उसमें से बहुत सारे लोगों को सहूलियतें मिलती हैं, लेकिन आवश्यकता तो इस बात की है क्योंकि अस्पताल में आने वाला हर इंसान जो होता है वो ज़रूरतमंद होता है, उसको बेहतर इलाज की दरकार होती है। लिहाजा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं इसे तत्काल बंद होना चाहिए, और ये तभी बंद हो पाएगा जब सरकारी महकमे, सरकारी अस्पताल का जो महकमा है वो सचेत हो जाए और कोशिश करे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश होता है या जो सीएम योगी का निर्देश होता है उसका अनुपालन 100% किया जाए। वरना स्वास्थ्य सेवा ऐसी सेवा है जिसमें या तो मरीजों की जान बच जाती है या थोड़ी सी भूल चूक से बहुत बड़ा नुकसान परिवार को हो जाता है, तीमानदारों को हो जाता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमा को लेकर। बातें तो बहुत कुछ आती हैं, आयुष्मान भारत को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि किस तरह से मरीजों का इलाज अस्पतालों में नहीं हो रहा है, निजी अस्पताल किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत लूट मचाने में लगे हुए हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर के आज स्वास्थ्य पर हम एक समग्र चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान थोड़ी देर में हमसे जुड़ने वाले हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमीरपुर में कई शिकायतें ऐसे मिल रही हैं जहां सरकारी अस्पतालों में जमकर वसूली हो रही है लोगों से। मुफ्त इलाज की एक परिकल्पना थी। समाजवादी सरकार में ये देखा गया था कि 1 रुपये की पर्ची होती थी, और स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी लगातार ये कहते थे कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, इन 3 चीज़ों को लेकर के अगर कोई सरकार सचेत हो जाती है तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद नियंत्रित हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ शिक्षित समाज होगा वहाँ पर अपराध भी कम होंगे। जहाँ लोगों को मुहैया हो पाएंगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, तो लोग सरकार की वाहवाही खुद ही करते नजर आएंगे। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य महकमे पर जो दावा किया जाता है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। कई जगह हमने देखा है, कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि लोग अपने परिजनों का शव भी एम्बुलेंस के जरिए घर नहीं ले जा पाते हैं। कई तस्वीरें ऐसी देखी होंगी आपने कि कोई रिक्शे पर, कोई साइकिल पर, कोई अपने कंधे पर लाद करके उन शवों को अपने घर तक ले जा रहा होता है। तो मैं लगातार जब सवाल इस तरह के तस्वीरें देख रहा था तो मैंने सोचा कि एक गंभीर चर्चा इस मुद्दे पर कर ही ली जाए। चलिए, हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है और जहाँ हम निश्चित तौर पर इस बड़े सवाल पर आज चर्चा करेंगे। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बालकृष्ण पांडे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ प्रियंका श्रीवास्तव भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चंचल यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रवक्ता कांग्रेस डॉक्टर अन्नू प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अन्नू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सुनील त्रिपाठी,
वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार प्राइम टीवी पर पूरे चुनाव के दौरान ही नहीं, जब भी वो यहाँ पर बैठते हैं चर्चा में, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमे को लापरवाही को लेकर के बेबाकी से सवाल खड़े करते रहे हैं। चेतावनी भी देते रहे हैं सरकार को कि अगर स्वास्थ्य महकमा बेहतर नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत सुनील जी से ही करते हैं। सुनील जी, जो तस्वीरें मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये विचलित करने वाला मामला है। लगातार मैं 1 महीने से देख रहा था कि एक से एक तस्वीरें हमारे चैनल पर आ रही थी। पहले मैं सोचता था कि चलो इतने लोगों का, लाखों लोग आते हैं मरीज, उसमें से अगर 10 लोगों के साथ ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं तो इस खबर को चलाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आखिरकार मेरा मन भी कहा कि निश्चित तौर पर अगर स्वास्थ्य महकमा कुंभकर्ण की नींद सो रहा है तो उसे जगाने का प्रयास हमको और आपको करना चाहिए। जी संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की इन मार्मिक घटनाओं को आप गंभीरता से लेते हैं, आपका चैनल गंभीरता से ले रहा है। आपने जो कहा, मैं आपका आभारी हूं कि मैं तो हर चैनल पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, गरीबों को लेके, किसानों को लेके और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के बेबाकी बोलता रहता हूं। उसका संजय जी कहीं न कहीं हमको अंजाम भी भोगना पड़ता है। कहीं मुलाकात होने पर धमकाया भी जाता है और कहीं व्यंग्यात्मक शब्दों को भी झेलना पड़ता है, लेकिन मेरे इसका कोई प्रभाव नहीं है। सच को सच ही कहूंगा जब तक मेरी सांस रहेगी। संजय जी, अब हम लोग स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को अगर देखें तो मुझे बेहद कष्ट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और आदेश दिया कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं शुरुआत यही से करना चाह रहा था जी। और उसके बावजूद भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो आज भी प्राइवेट प्रैक्टिस में लीन हैं, क्योंकि उनका मकसद है सेवा नहीं पैसा कमाना। जी। जिस समय मेडिकल की शपथ दी जाती है तो मेरे डॉक्टर बंधु भी शपथ लेते हैं कि मैं निश्चित रूप से सेवा काल में गरीबों की, असहायों की सेवा करता रहूंगा। लेकिन जब वो मेडिकल काउंसिल से सर्टिफिकेट पा जाते हैं तो उसमें से मैं 75% तो मानता हूं कि जो धन के लालच में किस तरह कृत्य करते हैं, उसके लिए आपको आज डिबेट करने, चर्चा करनी पड़ी। जी। आपने देखा होगा कि मैं इन्हें डॉक्टर को भगवान का दूसरा दर्जा कहा जाता है जी। और है भी। जीवन दो ही के हाथ में होता है, एक डॉक्टर के हाथ में होता है, एक भगवान के हाथ में होता है। बिल्कुल जिम्मेदार होती है। अगर मैं कहूं तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुरा लगेगा, इसका मुझे चिंता नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी ने कल्याण सिंह की सरकार में 5 रुपए पर्चा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। नेताजी आए, उन्होंने 1 रुपए पर्चा कर दिया जी। अखिलेश जी आए, 108 सेवाएं उपलब्ध कराई जनता को लिए। इससे पहले तो लोग गांव से जिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे, रास्ते में अपने प्राण त्याग देते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी को मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा इस मामले में कि समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सदैव ध्यान दिया। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, संजय जी आप भी उनके बहुत नजदीक रहे जी और थोड़ा सा मुझे भी उनके साथ सेवा करने मौका मिला। उन्होंने जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जो मुहैया कराई, किसानों के लिए जो काम किया, हम नहीं उत्तर प्रदेश के सारे लोग उनके आभारी हैं। किसानों की चर्चा करें तो लगान, सिंचाई और बिजली, लगान सिंचाई तो माफी कर दिया और बिजली की व्यवस्था उत्तम की। ये काम अखिलेश जी ने भी बाखूबी किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूं। लेकिन आज अगर आप देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं समेत किसानों की बदहाली है और स्वास्थ्य सेवाओं को तो मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूं, निवेदन साथ, कि आप मेडिकल कॉलेज बलरामपुर पीजीआई में अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी स्ट्रेचर भेष बदल के पहुंच जाएं तो उनको भी एडमिट नहीं किया जाएगा जी। ये स्थिति है। अगर कहीं मैं मानता हूं कि लोड ज्यादा है डॉक्टर्स के ऊपर, तो ये जिम्मेदारी किसकी है संजय जी? ये जिम्मेदारी हमारे उस राजनेता की है जो वोट मांगने के लिए हमारे चौखट पे आता है। इस गर्मी में देखा उसको एसी नहीं लगी, एसी की हवा नहीं मिली, लू खाने के लिए जनता चौखट पे हाजिर हुआ और जीत जाने के बाद पूरा प्रदेश लू की चपेट में चलता रहा। न सत्ता पक्ष मुझे दिखाई पड़ा, न विपक्ष मुझे दिखाई पड़ा। बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य सेवाओं संजय, मैं 2 मिनट आपको और लूंगा जी। स्वास्थ्य सेवाओं में जिलों में तो ये हाल है
कि पीएससी और सीएससी पे डॉक्टर तैनात हैं। शायद उनकी फोटो भी वहां देखने नहीं मिलेगी कि कौन डॉक्टर साहब यहाँ तैनात। जी, निश्चित तौर पर आज मैं सुनील जी अपने जिला जी संवाददाताओं से भी बातचीत कर रहा था। जी जी लोग कह रहे थे कि सर बहुत ही बदतर स्थिति है यहाँ पर, कंपाउंडर और नर्स न रहे तो शायद आने वाले नहीं मरीजों का कोई इलाज करने वाला भी नहीं है। कहीं बिजली नहीं है, कहीं पंखा नहीं चल रहा है जी इतनी जी गर्मी में। तो ये जी कहा जी जा सकता है कि निश्चित तौर पर ये पोल खोलने वाले हैं। सुनील जी आपके पास आते हैं, ज़रा चर्चा में और लोगों को शामिल कर लें। चंचल, क्योंकि आप स्वास्थ्य को लेकर के लगातार काम करते हैं, ज़रूरतमंदों को इलाज मुहैया कराते हैं, आपको किस तरह की चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं? क्या स्वास्थ्य महकमा में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि हकीकत से अलग है? नहीं नहीं, एक चीज़ बताएंगे संजय जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आपका और चैनल का, क्योंकि आपने इतनी जो इस प्रमुख मुद्दे पे, जो जनता की आज के समय मुख्य मुद्दा ये है इलाज, और आपने इस पर डिबेट रखी है। कोई चैनल डिबेट नहीं करता, लेकिन आपने डिबेट रखी, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, शुक्रिया। और जहाँ तक त्रिपाठी सर ने जो बहुत सारी बातें बताई, वो ज़मीनी हकीकत है। चूँकि त्रिपाठी सर भी इलाज कराते रहते हैं, कभी वो मुलाकात भी होती रहती है अस्पतालों में, लोग की मदद करते रहते हैं। तो ये वाकई ये ज़मीनी हकीकत है। मैं हमारे पांडे जी बैठे हैं, मैं तो जरूर ये बात जरूर करूँगा कि राजनीति से ऊपर उठ कर बात होनी चाहिए। आप सच बताएं, अगर लोहिया में किसी का इलाज कराने के लिए चले जाओ, पीजीआई चले जाओ, केजीएमसी चले जाओ, बलरामपुर हॉस्पिटल चले जाओ, कहीं चले जाओ, अगर आपका जैक नहीं है तो आपका पेशेंट भर्ती नहीं हो पाएगा। इसी लोहिया में चलिए, मैं कल रात आपके यहाँ डिबेट करने के बाद जी एक पेशेंट हमारा भर्ती है, उसको स्ट्रेचर पे ही अभी हो गया 17-18 घंटे हो गए, कल हो गए थे शाम को। फिर मैं गया वहाँ पे, बहुत सीरियस पेशेंट, उनको 6 यूनिट की ब्लड की जरूरत पड़ी। मैंने ब्लड अरेंज कराए, शाम के टाइम बज गया 11:30-12, बेड नहीं मिल पाया। मैं इवेंट के डायरेक्टर के पीआरओ से मैंने बात की और बेड नहीं मिल पाया किसी भी तरीके से। अभी जा करके मतलब फाइल बन गई है उनकी, अब शायद भर्ती हो गए, अभी तो 1 घंटे पहले तो नहीं भर्ती हो पाए थे। सब उसी स्ट्रेचर पे ही ब्लड चढ़ा रहे हैं डॉक्टर। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी जस्ट बगल वाली बिल्डिंग बन के तैयार है, सपा शासन में बन के तैयार है, अभी उसमें वो सारी की सारी व्यवस्थाएं नहीं करा पाई सरकार ने। मैं एक बात बड़ी गंभीरता से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि चाहे लोहिया का एक्सटेंशन हो, चाहे पीजीआई के अंदर जो है लीवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग हो, चाहे इमरजेंसी की बिल्डिंग हो, चाहे वो और भी एक्सटेंशन करने का काम किया, अलग से एकेडमिक ब्लॉक बनाने का काम हो, चाहे लोहिया के अंदर ऑन्कोलॉजी भवन बनाने का काम हो, चाहे 200 बेड का मास शिशु अस्पताल बनाने का काम हो शहीद पथ किनारे, चाहे 100 बेड का राम सागर मिश्रा के नाम अस्पताल बनाने का काम हो। आपने देखा होगा आसियाना में, लोक बंधु राजनारायण आसियाना में जो 100 बेड का अस्पताल था, श्रद्धेय नेताजी ने बनाया था अपनी 2003 वाले कार्यकाल में, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको 100 बेड को 300 बेड बनाया। बलरामपुर हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने का काम किया, उसको उच्चीकरण करने का काम किया। और केजीएमसी के अंदर आपने देखा होगा शताब्दी बिल्डिंग, वो पूरी शताब्दी बिल्डिंग आप चले जाओ, इतनी बेहतरीन एसी काम करती है, मतलब गांव का गरीब आदमी उसे पहुंचता है तो कम से कम उसको भी उस टॉप लेवल की व्यवस्था का उसको मुहैया मिल पाती है। वो ऑलरेडी अखिलेश यादव के विजन की बात थी। लेकिन आज इतनी बद से बदतर हालत है। अभी खुदा न खास्ता अगर किसी रिक्शे वाले की तबीयत खराब हो जाए या कोई चोट लग गया, अभी एक दिन घटना है, मेरी गाड़ी से एक रिक्शा वाला टकरा गया और बहुत काफी ड्रिंक किया हुआ था, मैं उसका अस्पताल ले गया। अब आप सोचो कि उसका फ्री इलाज नहीं है, नहीं तो इसी लोहिया के अंदर 1 रुपए की पर्ची पे सारी की सारी जांचें, सारी की सारी व्यवस्थाएं फ्री थी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, लोग कहते हैं कि 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं कोई नहीं जान पाता है। आपने देखा होगा हमारे आदरणीय पाठक जी लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, अस्पताल अस्पताल खेलते रहते हैं, लेकिन अस्पताल में जाके करते क्या है? मुझे तो लगता है कि बहुत बारी कि ऐसा होता है कि बस केवल अपना जाते हैं, नाश्ता पानी और नहीं तो दुर्व्यवस्था करके चले जाते हैं वो, और वहां जाते हैं और उसके बाद एक भी कहीं आप चले जाओ, अभी अगर आपको विश्वास ना हो, लोहिया में चलो, स्ट्रेचर आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रेचर मिल गया कि समझिए आपको, आप समझो कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। पीजीआई में चले जाओ, आपको स्ट्रेचर मिल जाएगा, आप बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब मैं आता हूं, आयुष्मान की बात कर रहे थे। आयुष्मान को लेकर के अगर हम देखें तो आयुष्मान आप बना के करोगे क्या जब उसमें आपको बेड नहीं मिल पाएगा जहां पे वो लागू होता है। जैसे आपके पीजीआई है, लोहिया है, केजीएमसी है, आपका बलरामपुर हॉस्पिटल है, यही जो 4-5 बड़े अस्पताल हैं यहाँ लागू होता है, और बाकी 1-2 बड़े अस्पताल जो आपके मल्टीनेशनल हॉस्पिटल हैं वहां पे है, लेकिन वहां पे बहुत सारी बीमारियों को कवर ही नहीं करते हैं, वहां आदमी पहुंच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता है। तो ये आयुष्मान कार्ड का भी एक तरीके से समझिए कि बस केवल बंटा ढा रहा है, प्राइवेट अस्पताल वाले इतनी बड़ी वसूली कर रहे हैं। अभी प्राइम टीवी जल्दी खुलासा करेगा किस तरह से आयुष्मान भारत के कार्ड जो है फर्जी तरीके से बन रहे हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गए हैं जी, उस पर अभी काम चल रहा है, जल्दी मैं वो भी खुलासा करूंगा चंचल, तो उस पर चर्चा अलग से कर लेंगे। 10 सेकंड बात करूंगा।
संजय जी, लोहिया में मैं बराबर अपने क्षेत्र से जो भी कोई आता है, कल अभी मैं 7-8 पेशेंट को मैं दिखवाया हूँ और लड़ झगड़ करके, मतलब मैं इस बात को, चूंकि वहाँ पे लोग मानते हुए बराबर आता रहता हूँ, मैं धन्यवाद भी करता हूँ। लोहिया में कम से कम लोग जानते हैं कि समाजवादियों का बनाया हुआ अस्पताल है, इस पर सम्मान भी लोग करते हैं, हम लोग लड़ झगड़ के पेशेंट भर्ती करा लेते हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो आज के समय चरमरा गई हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी बराबर इस बात का जिक्र करते हैं और बराबर इस बात जिक्र करने के बाद भी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगता है। और आपको बता दें, जो गांव में 108 चलती थी, यहाँ पे चलती थी 108, 102 जो गांव में चलती थी। पहले क्या होता था कि गांव के गरीब महिला को अगर कभी दिक्कत होती थी, अगर उसको अस्पताल जाना पड़ता था तो 102 एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं थी पहले। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई गांव का गरीब आदमी जो उसकी महिला जो कभी प्रेगनेंसी के केस में उसको अस्पताल जाना होता, मतलब किसी प्रधान जी के पास जा रही है, किसी सम्मान गांव के अमीर आदमी के पास जाना पड़ता था कि जिससे घर गाड़ी है, तो पता था कि उसको उसका अलग से रुतबा होता था, वो अलग से शोषण करता था। अरे चंचल, मैंने तो ऐसी ऐसी तस्वीरें मेरे पास पड़ी हुई है जब चारपाई पे लोग लेकर के अपने मरीजों को जा रहे हैं। लेकिन वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गांव-गांव एम्बुलेंस चलाने का काम किया। और मुझे याद है पहली बार, मैं तो एक छोटा से आपको अनुभव बताता हूँ, हमारे गांव के पांडे जी थे, उन्होंने कहा बाबू अपनी गाड़ी जरा भेज दीजिए, आपको हमारी बहू को अस्पताल भेजना है। हम कहे चाचा आप 102 नंबर डायल कीजिए, बताता हूँ आपको। उसमें पहली लॉन्च हुई थी, 102 नंबर डायल किया, घर पे गाड़ी आ गई। जब उन्होंने देखा, मैंने कहा हमसे पूछे बाबू कितना पैसा लगेगा, हमने कहा 0 चार्ज, 1 पैसा नहीं लगेगा। सोचिए उनके चेहरे पे मैंने खुशी देखी थी, आज मुझे वो खुशी भूलती नहीं है। चलिए, तो ये बहुत सारे वाकये हैं जिसके लिए मैं दूसरे राउंड में कोई नहीं काम किया। अभी सवाल और लेते हैं। प्रियंका जी। जी नमस्कार भैया। भाई आप लोगों ने तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक से लेकर तमाम चीज़ें शुरू की जनता को, हमारे भी चूँकि जानने वाले सब लोग दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों को एक बेहतर सुविधा उनके मोहल्ले में ही हासिल हो जा रही है, कम से कम प्राथमिक चिकित्सा की बात कर ली जाए। लेकिन जो 3-4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे स्क्रीन पर, यह सवाल तो खड़ा करता है ना उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य महकमा पर। देखिए संजय जी, हमारी सरकार जो दिल्ली में सरकार है, आप जानते हैं आम आदमी पार्टी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे ही काम करती है। लेकिन ये जनता को समझने की, कहते हैं नहीं कि एक समझाना, कि कैसे समझाया जाए कि हमारी सरकार के लिए स्वास्थ्य, सेवा और रोजगार, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी। और यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि जैसे कि भाई साहब ने हमारे बताया कि सिविल में और लोहिया में और जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें सारी व्यवस्थाएं बदहाल हैं इस समय, और प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज अभी शायद मुझे इतना समय का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष थे, शायद आपको भी याद होगा, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, उनकी माता श्री एडमिट हो गई थी और उनको प्राइवेट में 4 लाख रुपए का हर्जाना भरना पड़ा। जब 4 लाख रुपए उनको देने लगा तो उनकी हालत पूछिए, उनके दिल से हालत पूछिए उनका क्या था। जब वो नेता प्रतिपक्ष होकर के वो इतनी बड़ी खामी आ जाए, उनको लग रहा है कि हाँ कि वसूली की जा रही है, एक वसूली की जा रही है, तो सोचिए एक गरीब आदमी क्या इलाज करा पाता होगा। निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद है। अभी तो और भी वाकई जैसे कि आपने कौशाम्बी आप दिखा रहे हैं। मैं लखनऊ में 2001 में आया और करीब 6 साल तक स्वास्थ्य महकमा को कवर किया था, तो कई वाकये अभी सुनील जी और हम साझा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर अन्नू का भी बयान ले लेते हैं, तब बात कहना चाहूंगी। मैं अभी परसों ही मेरी एक दोस्त हैं जानने वाली, उनकी बेटी एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल नहीं है, 18 साल की है। उसको भी मैं भी जैसे भैया ने बताया, मैं लेकर के लोहिया गई थी। लोहिया में डॉक्टर 2 बजे रात में मैं पहुंची तो वो बोल रहे हैं कि मैं इसका इलाज, आप इसको ट्रामा सेंटर ले जाइए और या ये स्पेशल चाइल्ड में। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं क्यों हैं? ठीक है, बालकृष्ण अन्नू जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तक आपसे मैं जवाब ले लेता हूँ। तमाम तरह के ग्रीवांसेज हैं लोगों के, शिकायतें तो मेरी भी हैं कि भाई स्वास्थ्य महकमा तो कम से कम ऐसा जगह होता है जहाँ जा कर के लोग मजबूरी में वहाँ पहुँचते हैं। भगवान न करे किसी को अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़े, जैसे कहते हैं ना कि कोर्ट और अस्पताल से जितनी दूरी रहे उतना बेहतर होगा। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं तो सवाल तो खड़े होंगे ना स्वास्थ्य महकमे पर। मैं इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेवार नहीं बनाऊंगा साफ तौर पर, क्योंकि विभाग का मंत्री होता है और मंत्री के साथ पूरा महकमा होता है। ब्रजेश पाठक जी लगातार दौरा करते हैं, तमाम तरह के वो मीटिंगें करते हैं, निर्देश जारी करते हैं, लेकिन हालात ऐसे क्यों हैं भाई? देखिए 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे। तो निश्चित रूप से 17 में सरकार बनने के बाद और 14 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, क्योंकि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आता है और इसको विकसित करना एक बड़ी चुनौती थी जी, क्योंकि लगभग 60 सालों का जो कुशासन और भ्रष्टाचार था
उसको हम सबको ज्ञात है कि जितना स्वास्थ्य, शिक्षा या सड़क, जिस तरीके से काम एक प्लान्ड वे में होना चाहिए था, वो शायद पूर्व की सरकारें उस स्तर पे कर नहीं पाई उसको, या न उनके पास कोई विजन नहीं था। तो उत्तर प्रदेश में जब 17 में हमारी सरकार बनती है तो हमने तय किया कि प्रत्येक जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे जी। आज लगभग 38 मेडिकल कॉलेज राजकीय स्तर पे ऑपरेशनल हैं। अब अगर हम 2 एम्स मान लें, एक एम्स की आधारशिला रायबरेली में कांग्रेस ने रखी थी, जिसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दूसरा गोरखपुर का एम्स जो आज हम ऑपरेशनल है हमारा, तो इन सब को मिला लें और कुछ प्राइवेट को मिला लें तो लगभग 70 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में आज ऑपरेशनल हैं। तो ये हमने प्रयास किया, लगभग 6-6.5 साल उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही, और इसमें हमने पूरी तरीके से बड़ी गंभीरता के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे हो, इसके लिए हमने काम करने का पूरा प्रयास किया और हमको सफलता भी मिली। तो निश्चित रूप से 60 साल का जो एक गड़बड़ काम जो स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके जिस प्रकार की पूर्व की सरकारों ने किया है, तो उत्तर प्रदेश में हमको 6-6.5 साल लगभग अभी हुए हैं। इन 6-6.5 सालों में जिस प्रकार से प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बना के और वहाँ सीसी यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट भी प्रत्येक जिले में हमारी बनी हुई है, उसको एक ठीक करने का काम, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इसके पूर्व कभी भी प्रयास नहीं हुए। हाँ, निश्चित रूप से जो पूर्व की सरकारों ने ठीक काम, जैसे अखिलेश जी ने आप एक बात कही, एम्बुलेंस योजना ले आए, निश्चित रूप से ये सराहनीय 12 मेडिकल कॉलेज भी अखिलेश जी के समय में हुआ था, मैं कवरेज किया था। कितना? 12 मेडिकल कॉलेज। 12 ही हुआ था, उसके पहले तो और बेकार उसकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी, बालक समझने वाली बात होती है कि चूंकि एमबीबीएस का कोटा बढ़ गया था उत्तर प्रदेश का जी, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की आवश्यकता थी जी। और ये तभी संभव था जब आपके पास मेडिकल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि एमबीबीएस के ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आपके पास आ सकें जी। तो 12 की शुरुआत उन्होंने कर दी थी, उसको बढ़ा करके आप लोगों ने 38 तक ले गए जी। 12 की शुरुआत की, और वो कोटा बढ़ा या कोटा नहीं बढ़ा था, उसके पीछे नहीं, कोटा बढ़ा था, वो मैं कवर करता था ना उस समय स्वास्थ्य महकमा जी। बात पूरी हो जाए दीजिए। जो 12 ही हुए ना मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश 12 मेडिकल कॉलेजों से नहीं चलने वाला था। अगर आप कहते हैं कि मैं वही बता रहा हूँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोई गलत काम किया, आपने बेहतर काम किया कि उसमें और इजाफा किया। उत्तर प्रदेश की पीजीआई पे, और मैं कहता हूँ कि जो एक लोहिया का जो एक पीजीआई की जगह की, चूंकि पीजीआई पे लोड बहुत था, तो उसमें लोहिया का बनाने का जो कॉन्सेप्ट था, राम मनोहर लोहिया मेडिकल साइंस का जो कॉन्सेप्ट था, तो निश्चित रूप से पीजीआई यथावत रहा। मिनी पीजीआई कहते थे, मिनी पीजीआई कहते थे, बिल्कुल कहते हैं मिनी पीजीआई। और उसमें कुछ विभाग ठीक से काम किए, ये भी बिल्कुल सच है कि कुछ विभागों ने ठीक काम किया, पूरा नहीं हो पाया। जैसा पीजीआई में सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, उतने विभाग आज भी नहीं कार्यरत होंगे, या कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया होगा अभी 5-6 सालों में, तो मैं उसके बारे में अभी अपडेट नहीं हूं। एक बात, लेकिन पीजीआई का 4 गुना ज्यादा विस्तार में, डायरेक्टर धीमान साहब से मेरी एक दिन बात हो रही थी किसी के एडमिशन के उसमें, तो उन्होंने कहा था कि जो 3-3 दिन बाद हमको एमआरआई की डेटे मिलती थी, आज हमने 4 गुना इसकी कैपेसिटी विकसित की है पिछले 6 सालों में। बिल्डिंग करीब 4 गुना हमारी बन के तैयार हैं। तो निश्चित रूप से जो सरकारें होती हैं, जो व्यवस्था होती है, वो प्रजातंत्र में 5 साल में बदलती है। लेकिन हो सकता है, जैसे आपने कहा कि योजना आपने बनाई हो, लेकिन क्रियान्वयन करने का काम, आवाज ट्रामा सेंटर में 32 बेड थे मात्र ट्रामा से इमरजेंसी में, समाजवादी उसमें पीजीआई में, आज पूरा का पूरा ट्रामा सेंटर बन के तैयार है और पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। तो मैं फिर कहता हूं कि ये एक दिन का मैटर नहीं है, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ वन डे, ये एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है जिसमें सरकारों को बहुत गंभीरता के साथ। लेकिन बालकृष्ण, मेरा ये नहीं कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासन स्तर पर पैसा देने में तो कोई कोताही नहीं बरतते हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा फिर क्यों सोता है? आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं अपनी कैमरा टीम लेकर के मैं खुद चलता हूँ सीएचसी और पीएचसी का, हम लोग 20 दौरा करेंगे, सुनील त्रिपाठी जी भी हमारे साथ चलेंगे। आपको हकीकत देख करके खुद रोना आ जाएगा। फिर जब आप बयान देंगे ना, तो वो तस्वीर बदली होगी, जब हम किसी क्योंकि हर आदमी में स्व अनुशासन होना चाहिए। जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ निश्चित रूप से दुखी, दीन या स्वास्थ्य जिनका बहुत खराब होता है, वैसे लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा हृदय विदीर्ण होता है, विगलित होता है। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, किसी भी दल, इसका दल से कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है, किसी की तकलीफ जो है, ये मानवीय बात है, निश्चित रूप से इसमें सबका हृदय विदीर्ण होता है। लेकिन मैं फिर गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि
पूर्व की सरकारों ने, चाहे केंद्र में कांग्रेस से समर्थित जितनी भी सरकारें रही या कांग्रेस की सरकार रही है, उनकी कोई ठोस कार्य योजना, चाहे रोडों के नेटवर्क को ले लीजिए, अगर अटल जी नहीं आते तो आपको स्वर्णिम चतुर्भुज, मैं एक बात, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ये देश का, तो आप कभी ये देख नहीं पाते कि इतनी भी चौड़ी, इतनी अच्छी रोडें क्या बन सकती हैं क्या, वो हमको अटल जी के काल में देखा। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो स्वास्थ्य को, उसके पूर्व में अखिलेश जी ने एम्बुलेंस की योजना, और जो यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना, राम मनोहर लोहिया संस्थान जो बना, ये एक दो बढ़िया काम हुए, और निश्चित रूप से सरकारें अच्छा काम करती हैं। और मैं फिर कहता हूं, समाजवाद का उदय ही कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के आपातकाल के विरोध में हुआ था। समाजवाद का उदय, उसके पहले सियासत में जाएंगे, फिर सियासत में जाएंगे, गड़बड़ होगी, मामला गड़बड़ होगा। तो निश्चित रूप से वहां पे समाजवादी राम मनोहर लोहिया जी या और सारे लोग, ये सब एक साथी थे, तो इनकी विचारधारा में कुछ मानवीयता रहेगी, कुछ लोगों पे हितकारी कार्य करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन जब इनके ऊपर कांग्रेस का प्रभाव रहा तो उसके दुष्परिणाम भी सामने रहे हैं और सामने आए। मैं नहीं, पॉलिटिकल बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब फिर हम इंडिया गठबंधन और इंडी गठबंधन पे नहीं, जब बात प्रजातंत्र की होगी, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, दो तीन मेरी प्रजातंत्र के नाते ही दो तीन मेरी बातें सुन लीजिए ना। स्वास्थ्य महकमा को लेकर के गंभीर है, संभवतः आप भी ऊपर बातें पहुंचा देंगे। मुझको पता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में, मैंने आला जो नेता हैं, आपके दिग्गज नेता हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं, आप ये बात पहुंचा सकते हो। कैंसर संस्थान अंसल के अंदर आपने देखा है ना, मैं वहाँ से जब गुजरता था, हालांकि अब उसको संभवतः ऑपरेशनल ओपीडी वगैरह किया जा चुका है। इतनी शानदार बिल्डिंग और वहाँ पर सारी सुविधाएं, आवासीय परिसर से लेके सब कुछ। जब आप उसकी बात करेंगे तो आपको भाभा और टाटा बनारस की भी बात करनी नहीं, मैं करूंगा, मुंबई इलाज के लिए जो आज पूरी तरीके से ऑपरेशन मैं करूंगा, इसकी भी चर्चा करनी बालकृष्ण में चर्चा करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, अगर योगी सरकार बनते, अखिलेश यादव के उस काम को आगे बढ़ा देती, नाम बेशक उनका कुछ भी रख देते, लालजी टंडन या कोई भी आपके रख ही दिया है नाम, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाखों जनता को कितना बड़ा राहत मिलता है। उसके आगे आप चल जाइए, शहीद पथ पे बच्चों का अस्पताल, क्योंकि मैं इस सबका गवाह रहा हूँ लोकार्पण का, 200 बिस्तर का वो बच्चों का हॉस्पिटल, अगर उसको आप प्रॉपर ऑपरेशनल कर दोगे तो कितने लोगों का भला होगा। मैं इसमें कोई नहीं, दूसरा बता रहा हूँ, सुनो दूसरा आपसे मेरा, और तीसरा मैं बता रहा हूँ, पक्षपातपूर्ण चर्चा जब आप करेंगे मुझे तकलीफ होगी आपको। नहीं, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, और टाटा बनारस मैं उस पे आ रहा हूँ, और वो ऑपरेशनल है, मैं उस पे आ रहा हूँ बालकृष्ण, मैं उस पे आ रहा हूँ। थोड़ी हकीकत सुन लो ना। पीजीआई का जो ट्रॉमा सेंटर था, अखिलेश जी ने उसकी बुनियाद रखी थी, उसका भी मैं कवरेज किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोई गलत काम कर दिया कि 12 मेडिकल कॉलेज को 38 मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया। आवश्यकता कहाँ है? आवश्यकता ये है कि सख्त मॉनिटरिंग हो जाए। केवल सख्त मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हैं। सुनील जी, मेरी बात है जी। हाँ, चंचल ले रहे हैं तुमको। सुनील जी, आपको याद होगा एक निजी चैनल पर मैंने जब खबर किया था कि तीमारदार जो हैं ठंड के दिनों में कैसे ऊपर कोई छत नहीं है और उसके नीचे सोने को मजबूर हैं। दूसरे ही दिन बिल्कुल किया था, डीजी हेल्थ ने मुझे बुला करके, उस समय के तत्कालिक डीजी हेल्थ ने बुला करके ये बाइट दी थी, कहा था कि राजन जी अगले 3 महीने बाद आप फिर जाइएगा, अस्पतालों का मुआयना कीजिएगा और सर हर जगह तीमारदारों के लिए शेड बना, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, बलरामपुर हो। तो मैं गर्व महसूस करता हूं कि मेरी खबर पे इस तरह का एक्शन हुआ। लेकिन इस सरकार में क्या ये असर दिखेगा? फिर चंचल के पास आएंगे। संजय जी, ये वही महकमा है जिसमें डीजी समेत 2 सीएमओ की हत्या की गई, क्यों की गई? आप भी उसमें रिपोर्टिंग में थे और मैंने भी इसकी रिपोर्टिंग की है। मेरा मानना है कि सरकार अगर 1 लाख रुपया देती है, 1 करोड़ रुपया देती है, 50% तो डॉक्टरों से लेके ठेकेदारों को वहां चला जाता है, 50% तो स्वास्थ्य सेवाओं में लगता है, और 50% जो लगता है उसमें भी 25% तो दाएं बाएं हो जाता है। समझे, 25% में स्वास्थ्य विभाग चलता है जी। मेरे साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो घटनाएं पूर्व में हुई, वो घटनाओं इस साक्ष्य के रूप में हमारे यहाँ बीच में आज भी है कि डीजी साहब की हत्या हुई, 2 सीएमओ की हत्या हुई, इसकी सरकार में हुई, आपने भी देखा। लेकिन चलिए, मैं उस पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। आप वर्तमान जिस पे चर्चा कर रहे हैं संजय जी, ये बहुत गंभीर प्रकरण है। हम लोग सदैव चर्चा करते रहते हैं। देखिए, आपके वहाँ विवेक जी आते थे डिबेट में, भाजपा के पूर्व जो है प्रदेश उपाध्यक्ष, उनकी मदर बढ़ती है KGMU में। वहाँ एक डॉक्टर US पाल साहब हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ
जब मुझे कोई पेशेंट एडमिट कराना होता है तो मैं वहाँ के अधिकारी शंखवार जी को और संदीप तिवारी को फोन नहीं करता हूँ, डॉक्टर यूएस पास साहब फोन करता हूँ, और वो एक नजीर है गरीबों की। संजय जी, मैं आपको नंबर दूं, अभी आप फोन कर दिए, अगर डॉक्टर साहब घर में सो रहे होंगे तो वहां से अपने जूनियर्स कह देंगे भैया इसका इलाज करा दीजिए, हमारा आदमी है। तो ऐसा नहीं, 5-10% ऐसे लोग डॉक्टर हैं जो जनता को भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन उसमें से ज्यादा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, डॉक्टरों के पास चले जाइए। अगर आप पत्रकार बता देंगे संजय जी, मैं तो भुक्तभोगी रहा हूँ मेडिकल कॉलेज का, तो आधा घंटा वेटिंग रूम में बैठा देंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे, और जब आप निकल जाएंगे सीधे मंत्री जी को फोन मिलाया, अरे यार मीडिया वाले परेशान करें, मीडिया वाले परेशान करेंगे ही आपको। और ब्रजेश पाठक जी के हाथ में जब से महकमा आया है, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ही खराब गया है। नहीं, निश्चित तौर पर मुझे आश्चर्य होता है सुनील जी कि लगातार वो दौरे करते हैं, औचक निरीक्षण भी करते हैं, औचक निरीक्षण में मीडिया भी साथ होती है, तो औचक निरीक्षण का महत्व मुझे समझ में नहीं आता है, ये अलग बात है। एक नेक्सस बहुत तेज है जिसका खुलासा भी मैं एक दिन करूंगा। जितने सरकारी अस्पताल हैं, मैं ये खुलासा कर दूंगा कि किस तरह से वहां से दलाल मरीजों को निजी अस्पतालों में भेज रहे हैं और मोटा कमीशन कमा रहे हैं, मैं खुलासा कर दूंगा। लेकिन सरकार के पास संभवतः एलआईयू और इस तरह का कोई तंत्र नहीं है जो जा करके केजीएमओ के बाहर लगा दे, बलरामपुर अस्पताल में बाहर लगा दे। ये डॉक्टर और दलालों का एक बड़ा नेक्सस है जो निजी अस्पतालों के साथ ये धांधली कर रहा है। संजय जी, आपको याद होगा, हमने भी इस पे खबर लिखी थी। पहले एक सिस्टम चल रहा था 1996 से 2000 तक कि लोग मार देते थे लोगों को और कोमा की स्थिति में लाके बलरामपुर में भर्ती कर देते थे, फिर भाग जाते थे, और वो व्यक्ति कहां से कहां का है क्या है अज्ञात, खत्म हो गया, अज्ञात लाश में डाल करके खत्म हो जाती थी उसकी पूरी कहानी। मैंने इस खबर को प्राथमिकता से कवरेज किया, उसके बाद हमको जान से मारने की धमकियां भी मिली जी, लेकिन हम आप लगे, वो सिस्टम बंद हो गया, नहीं लोग अधमरा ला के मेडिकल कॉलेज बलरामपुर निकल गए। सुनील जी, हम लोग अगर ऐसी धमकियों से डर जाते तो शायद आज बाकी की पत्रकारिता नहीं कर पाते। चलिए, चंचल कुछ बोलना चाह रहे, फिर मोहित हमारे साथ जुड़ गए, मोहित के पास चलेंगे। देखिए, एक तो पहली बात मैं करेक्ट कर दूं, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथ ही झूठ बोल रहे हैं। जो आप 12 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं तो बताऊं, पहले तो बीजेपी के लोग 2022 वाले चुनाव से पहले 2019 वाले चुनाव में 70 मेडिकल कॉलेज की होर्डिंग आपके टीवी प्रचार आता रहा होगा, सब प्रचार लोग करें, 70 मेडिकल की बात करते, आज 38 मेडिकल कॉलेज की बात कर रही है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी बताता हूँ, और बाकी सारी बातें छोड़ दो, मेरी बात 22 मेडिकल कॉलेज हम लोग 16 तक मैंने 12 कहा है। नहीं, हाँ, बालकृष्ण ने 38 ऑपरेशनल बोला, मैंने 38 ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रत्येक जिले में। 12 मेडिकल कॉलेज थे, 22 मेडिकल कॉलेज। संजय जी, स्वास्थ्य सेवाओं में जो समाजवादी पार्टी ने किया है वो पूरे प्रदेश में देखा। मैं इस बात से धन्यवाद देता हूं, समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य सेवाओं को बता रहा हूं, एक एक करके समय कम है, समय कम है। इन्होंने एक एम्स, सुनिए, एक एम्स का, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात आनी है बालकृष्ण भाई। एम्स की शिलान्यास जो है हुआ उस समय सपा शासन के समय में जमीन दी गई, इन्होंने नहीं माना, दोबारा जमीन दी गई दूसरी जगह पे, दिया गया जमीन। और आप बता दें, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, मुख्यमंत्री का शहर है, शर्म आती है ऐसे शासन के ऊपर मुझे कि आज तक वो जो है आईपीडी सही से चालू पाई। गोरखपुर के 50 पेशेंट दिखाऊंगा भी लोग आपको, 50 पेशेंट मिलेंगे गोरखपुर के, केवल कार्डियो से लेकर के, न्यूरो से लेकर के, किडनी से लेकर के, यूरोलाइज से लेकर के। आप सोचिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात नहीं, मेरी बात मैं आप एक मिनट, मेरी बात नहीं, जब डॉक्टर नहीं आएंगे, जब मेडिकल कॉलेज खुले ही नहीं, जब डॉक्टर आएंगे नहीं, एम्स चलाया ना आपने, मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर, छोड़ दो बाकी जो लोग बात खत्म कर दो आप। मुझे इतनी बात बता दो, गोरखपुर का पेशेंट क्यों आता है? जब भी मैं जाता हूँ, लोहिया के एजेंसी जाता हूँ, पीजीआई जाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, भाई गोरखपुर तो एम्स बन गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनका यही कहना है कि कल ओपीडी चालू है। ठीक है, ये शर्म की बात नहीं क्या प्रदेश सरकार के लिए? मुख्यमंत्री का शहर है। और आप सुनिए, मैं तो सर एक बात जानिए, और आपने जिक्र किया आपने एमआरआई 4 गुना बढ़ा दी, सीटी 5 गुना बढ़ा दी। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप चेक करा लीजिए, संजय जी बगल में आपका है, अभी अगर एमआरआई की डेट डॉक्टर लिख देता है तो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद की डेट है। आपका वक्तव्य गलत है। अरे एकदम सही है, आपका वक्तव्य गलत है। चलिए, मैं ये चेक करा लूंगा, मैं ये चेक करा लूंगा। बराबर मेरे पर्चे पड़े व्हाट्सएप पे, दिखा दूंगी आपको। तो मैं भी तो कह रहा हूं, मैं भी डायरेक्टर से चर्चा करके तमाम लोगों को एडमिट कराना पड़ता है। इसका मैं चेक करा लूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरी बात आनी है, पेट सीटी के लिए भाई साहब 29 जुलाई की डेट मिली कहने के बाद
आप जरा बताओ, जो आदमी कुछ खा पी ना रहा हो, जिसके मतलब उसको कुछ निकल ना पा रहा हो, आप 29 जुलाई को बुलाओगे, भेज दिए जाओ, मरो जा करके। नहीं, ये ठीक हालत है, बना ठीक कर दिया है। इन हालातों पे मशीन खराब रहती है, इन हालातों पे 50% प्राइम की। टीवी रियलिटी चेक भी जल्द अब चेक करा लेगा। मैं ठीक कह रहा है, हूं ना ठीक है। आपके। मोहित, इतने मोहित भी- थोड़ा देर से जुड़े, जरा मोहित की बात आ जाए। मोहित, आज स्वास्थ्य महकमे को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हालांकि आप देर से इस चर्चा में शामिल हुए। सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि जनता जिस उम्मीद से सरकार बनाती है, संभवतः उस तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था उसको मिल नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य महकमे की बात करेंगे तो आज स्वास्थ्य महकमा खुद ही बीमार है, या कहूँ वेंटिलेटर पे है, ये तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर जब जाता है कोई बीमार व्यक्ति तो ना उसको उपचार का कोई प्रबंधन होता है, जो जांचें होती, जैसे आप लगातार बोल रहे हो, इतनी महंगी व्यवस्थाएं रहती है, डॉक्टर की इतनी कमी है हमारे अस्पतालों में। आप जाकर के देखेंगे ओपीडी में भी डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। वार्डों की जो स्थितियां है, गंदगियां है, वहां पर बीमार आदमी स्वस्थ होगा या और अस्वस्थ हो जाएगा उन गंदगियों से, इस पे देखने सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार मंत्री मिनिस्टर भी जाते हैं, उनके सामने सच्चाई उजागर भी होती है, लेकिन आज की तारीख में ये जो अधिकारी तंत्र है ना, ये मुझे नहीं लगता कि इस प्रबंधन तंत्र कहीं ना कहीं ना नेताओं की सुनता है, ना ये जो सत्ताधारी लोग हैं, केवल इनका भी डर नहीं है। जन औषधि केंद्रों की हालत देखेंगे तो वहां पर गरीब आदमी को जन औषधि के नाम पर भी कुछ नहीं उपलब्ध हो रहा, वहां पर भी खाली खोखे उपलब्ध हो रहे, उनसे भी बड़ी बड़ी उगाही वसूलियां हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है उसको आज की तारीख में उपचार कराना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो गया है। मोहित थोड़ा रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ गई है, चूंकि दिल्ली से आ रही है ये बड़ी खबर, उसके बाद मैं चर्चा पर लौटता हूँ। सुनील जी बने रहिएगा जी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से केजरीवाल की जमानत पर फैसला आ गया है। इस बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की ये बड़ी खबर हो रही है, आज हाई कोर्ट में सुनवाई होना था, केजरीवाल को जमानत पर रोक जारी रहेगी, हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। निचली कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट का रोक बरकरार रहेगा। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली केजरीवाल की जमानत पर फैसला आया है और उनको कोई राहत नहीं मिल रहा है, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर थी जी। सुनील जी, साथ सरकार से भी कहना है कि मेडिकल काउंसिल में जिन डॉक्टरों की शिकायत की जाए और जांच में सही पाए जाएं, दोषी पाए जाएं, उन डॉक्टरों को जब तक लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा मेडिकल का, तब तक संजय जी ये भ्रष्टाचार, संवेदनहीनता समाप्त नहीं होगी। और क्योंकि ये निर्णय बड़ा कठोर है, इसलिए सरकार को इस पे गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और ऐसा नियम बना देना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार में या अमानवीय कार्यों में डॉक्टर पकड़े जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट प्रैक्टिस से बंधेज लगा दिया, उसके बावजूद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाए जी। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात जी, दूसरी बात, आपने भी देखा कि स्वास्थ्य विभाग में जो प्रमुख सचिव तैनात किए जाते हैं, मैं फिर वो कहना चाहूंगा, अमित मोहन प्रसाद जी प्रमुख सचिव कृषि रहे, यहाँ घोटाला किए, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हुए, उनकी लोकायुक्त जांच भी बैठी, लोकायुक्त जांच में दोषी पाए गए। आज तक आपने भी देखा होगा कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो जब स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और मंत्री ढीले होंगे तो नीचे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो लचर ही होंगी। संजय जी, आपने भी देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के हार के दो ही कारण तीन हैं, एक तो स्वास्थ्य सेवाएं, एक किसानों की जो सुविधाएं थी वहां तक नहीं पहुंची हैं, तीसरे मीडियम क्लास में, फिर कह रहा हूं मीडियम क्लास पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 27 में अगर यही हाल रहा जी तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सुपड़ा साफ हो जाएगा जी। सही और सरकार को गंभीरता से इस पे लेना चाहिए कि पीएससी सीएससी कौन डॉक्टर हैं, कौन नहीं डॉक्टर हैं। सुनील जी, उम्मीद तो यही करते हैं कि जो हम लोग सुझाव दे रहे हैं संभवतः उस पर सरकार अमल करेगी, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है, 30-30 सेकेंड में। बालकृष्ण जी, अब हम उम्मीद करें कि जो यहाँ पर चर्चा हुई है काफ़ी गंभीर मुद्दे रहे। एक तो नेक्सस उसको आप तोड़ देंगे जो सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल के बीच काम कर रहा है। भाई साहब, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, लाखों रुपए का कमीशन चलता है। गंभीर मरीजों को वहाँ सरकारी अस्पताल में दाखिला नहीं मिलता है बेड होने के बावजूद, और वहीं पे दलाल मौजूद रहते हैं एम्बुलेंस लेकर के, वो बताते हैं कि फलाना अस्पताल में चलो, मैं वहाँ पे तुम्हारा भर्ती करा देता हूँ, तुमको एडमिट करा देता हूँ।
और ये जो नेक्सस चल रहा है ना, दोनों जगह से पैसे की वसूली होती है। निजी अस्पताल कमीशन देते हैं और सरकारी डॉक्टर मस्त रहता है। तो संभवतः ये नेक्सस पहला तोड़ दीजिए, और दूसरा CHC PSC को लेकर के सख्त मॉनिटरिंग हो जानी चाहिए। मेडिकल कॉलेजों में क्या स्थिति है, ये इस पर पैनी निगाह होनी चाहिए। जी, निश्चित रूप से ये नेक्सस नया नहीं है। 47 के बाद से इस नेक्सस नहीं, अभी की बात करो बालकृष्ण यार, 47, 48, 49 में हम लोग पैदा हुए। ऐसा किया होता तो वो क्यों रहे? काम किया है। 30 सेकंड में अपनी बात। मुझे बात पूरी कर लेनी। जी, बालकृष्ण बोले। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी भ्रष्टाचार के नेक्सस को तोड़ने के लिए निरंतर कृत संकल्पित है और संलग्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे हो, प्रत्येक जिले में कैसे मजबूती के साथ स्वास्थ्य सेवाएं खड़ी हो सके, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार काम करी। 4 करोड़ से ज्यादा कर रही नहीं है यार, कर रही होती तो चलो भाई बात आ गई आपकी, कर रही होती तो ये तस्वीर नहीं होती। प्रियंका 30 सेकंड में क्या उम्मीद है? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो आप कह रहे हैं मजबूती के साथ खड़ी रहनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के साथ उनकी जो रेट दर में वृद्धि हो रही है उन पे भी जरा ध्यान दीजिए बालकृष्ण जी। जी, चंचल ठीक जी, है? 30 सेकंड में। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के हम बात करें, आज के समय सरकार ने कहीं पूरे लखनऊ में 50 बेड भी नहीं बढ़ाया है। संजय, बड़ी ईमानदारी साहब से कह रहा समय हूं। का ध्यान और रखिएगा, 30 सेकंड है। आप देख लो, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हो, छोड़ दो पूरे प्रदेश की बात, CHC PSC छोड़ दो, जहाँ पे तो अधिकारी कर्मचारी मंत्री पहुंच भी नहीं पाते हैं, जहां बाकायदा मंत्री पहुंच जाते हैं लखनऊ के अंदर अस्पतालों में, वहां की हालत आप देख लो। आप ट्रामा सेंटर का जिक्र कर रहे थे PGI के सामने, और अखिलेश यादव जी ने बनाया, वो इतना बेहतरीन ट्रामा सेंटर है जो बहुत सारे लोगों का इलाज हो पाता है। 30 सेकंड है। हाँ, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो। लेकिन बीजेपी के लोगों ने केवल जुमलेबाजी झांसेबाजी करना है। मैंने एक बड़ा ईमानदारी सवाल पूछा। चलिए, आपका समय निकल गया क्योंकि आपने सुझाव नहीं दिया। 50 बेड आपने कहीं बढ़ाया? नहीं, समय नहीं है, सुझाव से आपसे मांगा था। मोहित, क्या उम्मीद है, क्या सुझाव? 30 सेकंड में बस। कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद यही है जैसे आपने नेक्सस की बात करी, जब हम देखते हैं नेक्सस, न केवल इन नेक्सस में इन्वॉल्व कौन लोग हैं, आज बड़े बड़े वो लोग जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं उनका नेक्सस से जुड़ाव है। न केवल इसमें देखा है, दवाइयों में देखिए बड़े बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कैसे कैसे चंदा लिया गया। चलिए, वो सब मुद्दा नहीं है, मैंने सुझाव मांगा था। चलिए, इस गंभीर चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय यहीं तक इजाजत देता है। इस मुद्दे पर हम गंभीरता से आगे भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य जो होता है हर इंसान से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा होता है, और निश्चित तौर पर इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने दिख रही हैं वो कई सवाल खड़े करने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर हमारा काम है कि हम सरकार की आंखें खोलें, हम आँख खोलते रहेंगे, और निश्चित तौर पर जो व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं वो कई सवाल खड़े करने वाली हैं। यानी कुल मिलाकर ये गंभीर मुद्दा है, गंभीर मसला है, और हमें उम्मीद है कि हमारे इस चर्चा को लेकर के स्वास्थ्य महकमा निश्चित तौर से सचेत होगा और जो कमियां देखने को मिल रही हैं उसे दूर करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।
कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे